नमस्कार। लाइफ साइंस क्लासेस देखने वाले सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रक्त स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है रक्त का जमना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यह संयोजी ऊतक हमारे धमनियों और शिराओं के माध्यम से हमारे सारे शरीर में लगातार बहता रहता है और इसका बहता रहना भी आवश्यक है, क्योंकि यही रक्त है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऊतकों तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है और वहां से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको हमारे उत्सर्जी अंगों, लीवर और किडनी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये लगातार हमारे धमनियों में बहता रहता है। अगर किसी कारणवश हमारे धमनियों में रक्त का बहना बंद हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और बंद उसी कंडीशन में होगा जब हमारे रक्त में कहीं ना कहीं कोई क्लॉटिंग हो जाए, कोई थक्का जम जाए, जिससे आर्टरी हमारी या वेंस ब्लॉक हो जाए। तो धमनियों और सिराओं में रक्त का बहना, लगातार बहना आवश्यक है। जबकि जब कहीं पर हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो भी रक्त बहता रहता है। तो क्या वहाँ भी बहना आवश्यक है? नहीं, वहाँ बहना आवश्यक नहीं है। उस चोट से जो रक्त का स्राव हो रहा है उस स्राव का जल्द से जल्द रुकना आवश्यक है। अगर स्राव लगातार होता रहेगा तो अधिक से अधिक रक्त हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए जो रक्त स्रावित हो रहा है उसका रुकना आवश्यक है, और रक्त रुकेगा तभी जब रक्त उसके घाव पर जमेगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का जमना। तो रक्त स्कंदन से संबंधित हम सभी डिटेल टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। ये आप अपने नोट्स में इसको लिख भी सकते हैं, पूरा नोट्स दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नोट्स में है क्या। देखिए, रक्त का स्कंदन क्या है, ब्लड कोगुलेशन क्या है। शरीर के किसी भाग में कट जाने या घाव हो जाने पर रक्त का स्राव होने लगता है और कुछ ही मिनटों में रक्त का बहना बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि कटे भाग पर या घाव पर रुधिर जम जाता है। भाई, जब रक्त कहीं पर इंजरी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अपने हाथ से दबा देते हैं या उस पर बैंडेज लगा देते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो क्या बैंडेज लगाने से रक्त बंद हो जाता है? नहीं, बैंडेज लगाने से रक्त का बहाव वहाँ धीरे हो जाएगा और रक्त को जमने का मौका मिल जाएगा। रक्त हमारे घाव पे जम जाएगा और जिससे जो स्राव हो रहा है रक्त का वो बंद हो जाएगा। तो रक्त स्कंदन क्या है? देखिए, रुधिर के जमने की प्रक्रिया को रक्त स्कंदन यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। जब रक्त जमता है तो वहाँ पर क्या होता है, रुधिर एक ठोस पदार्थ में बदल जाता है, अर्ध ठोस पदार्थ में एक मांस का लोथड़ा जैसा बन जाता है और उसको कहते हैं क्लॉट। तो रक्त के द्वारा जब रक्त जमता है तो क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिसको कहते हैं थक्का बनना। ठीक है, तो रक्त के जो थक्का बनने की प्रक्रिया है ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो हम देखते हैं रक्त की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से रक्त हमारे शरीर के बाहर जमता है। देखिए, रुधिर के स्कंदन की जो प्रक्रिया है क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, और इसका विवरण सर्वप्रथम हॉवेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। हॉवेल ने बताया था कि रक्त के जमने के लिए हमारे पास 4 कारक होते हैं। जो 4 कारक हैं उनकी आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे ब्लड में आपने पढ़ा होगा, ब्लड में क्या होती है, हिमेटोक्रिट होती है। हिमेटोक्रिट मतलब होता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये रक्त के जो ठोस भाग होते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ये क्या बना लेती हैं, हमारे बॉडी का ब्लड का हिमेटोक्रिट बनाती हैं। इसके अलावा जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा और हिमेटोक्रिट हमारे ब्लड में होता है। प्लाज्मा क्या होता है, काफ़ी गाढ़ा तरल होता है। गाढ़ा क्यों होता है कि इसमें बहुत सारे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन्स जो होते हैं ये घुले हुए होते हैं। बहुत सारी घुलनशील प्रोटीन्स होती हैं, आयंस होते हैं। उन्हीं में से ये 4 फैक्टर जो दिए गए हैं ये हमारे ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर हैं। हालांकि ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर की संख्या होती है 13 और इनको कहते हैं रक्त स्कंदन कारक। इनका नामनक्लेचर जो करते हैं, जो नंबरिंग करते हैं, वो रोमन अंकों में करते हैं। मतलब जो भी ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर होगा उसको 1 2 3 किस तरीके से लिखेंगे, रोमन के अंकों में लिखेंगे, 1 2 3। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 13 कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। उनमें से ये 4 कोगुलेटिंग फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोगुलेटिंग फैक्टर हैं ये। अगर इनमें से किसी एक की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा, यानी रक्त का थक्का नहीं जमेगा और कंटिन्यूसली रक्त का स्राव होने लगता है। आपने एक रोग का नाम सुना है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? हीमोफीलिया में इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स की किसी ना किसी की कमी होती है, जो कि वीडियो के हम आखिर में बताएंगे। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो अब आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं। देखिए, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक प्रकार का फास्फोलिपिड और प्रोटीन का मिश्रण होता है। ठीक है, बनता कहाँ है, ये लीवर में, ऊतकों में, लीवर में बनते हैं और ये हमारे ऊतकों की कोशिकाओं में
होते हैं वहाँ से रिलीज़ होंगे। रिलीज़ कब होंगे? जब कहीं चोट लगेगी तभी रिलीज़ होंगे, अदरवाइज़ रिलीज़ नहीं होंगे। इसके अलावा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती हैं उनमें भी रहते हैं, वो उनसे भी रिलीज़ होते हैं। दूसरा कारक है प्रोथ्रोम्बिन, लीवर में बनता है और ब्लड प्लाज्मा में रहता है। फाइब्रिनोजन भी घुलनशील प्रोटीन है जो प्लाज्मा में घुली हुई होती है। कैल्शियम आयन लीवर में बनता नहीं है, हमें डाइट से मिलता है और ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। देखिए, जब कभी भी हमें चोट लगती है तो हमारा वहाँ का जो ऊतक होता है वो टूट जाता है, यानी कट जाता है या किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वहाँ रक्त स्राव होने लगता है। ऊतक भी क्षतिग्रस्त होता है तो रक्त की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी बाहर निकलती हैं। अब देखिए, मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है वहाँ के क्षतिग्रस्त ऊतकों का और रक्त की प्लेटलेट्स का। ये जो ऊतक क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो प्लेटलेट्स हैं, ये उस चोट वाले स्थान पे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को रिलीज़ करती है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ है जो हमारे रक्त के स्कंदन को प्रारंभ करता है। देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ये हमारे रक्त में जो कैल्शियम आयन उपस्थित होता है और जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ये इनकी सहायता से एक एंजाइम बना लेता है और इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। यानी कि रक्त स्कंदन के लिए जो सबसे पहला एंजाइम बनता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिनेज। अब देखिए, प्रोथ्रोम्बिनेज का काम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज करता क्या है? दो वर्क इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम इसका होता है ये हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। अब देखिए, हिपैरिन क्या है? एक नया टर्म आ गया, हिपैरिन। देखिए, हिपैरिन एक पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाती है। बनती कहाँ है? लीवर में बनती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है हमारे, और कहाँ होती है? रक्त की जो बेसोफिल होती हैं उनमें होती है। हिपैरिन का काम होता है रक्त को जमने से रोकना, रक्त को जमने से रोकना। यानी जो हमारे धमनियों और शिराओं में रक्त बहता है वो क्यों बहता है? क्योंकि हम उसमें हिपैरिन होता है और रक्त को जमने नहीं देता है, इसलिए रक्त तरल अवस्था में होता है और रक्त बहता रहता है, ठीक है। अगर हिपैरिन हमारे घाव वाले क्षेत्र में मौजूद है तो हमारे रक्त को जमने से रोकेगा, यानी रक्त नहीं जमने देगा और रक्त लगातार बहता रहेगा। तो इसको हिपैरिन को हटाना बहुत आवश्यक है। तो इसके हटाने के लिए क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। तो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? उस हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा? निष्क्रिय कर देगा। इसके साथ साथ हमारे रक्त में जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये हिपैरिन को निष्क्रिय कर देगा। और दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है ये निष्क्रिय प्रोटीन है, ठीक है। ये निष्क्रिय प्रोटीन हमारे रक्त की प्लाज्मा में पाई जाती है, तो इस निष्क्रिय प्रोटीन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। थ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय अवस्था है। प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय रूप क्या है? थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का जो कार्य होता है हिपैरिन को निष्क्रिय करना और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करके थ्रोम्बिन में बदल देना। अब ये थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है। थ्रोम्बिन क्या है? एंजाइमेटिक प्रोटीन। और ये रक्त में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जा रही है, फाइब्रिनोजन किस रूप में? घुलनशील अवस्था में है। तो इस घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देती है। कौन बदलता है? थ्रोम्बिन नामक एंजाइम। तो थ्रोम्बिन नामक एंजाइम इस घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देता है। अब चूंकि फाइब्रिन तो प्लाज्मा में घुल नहीं सकता, तो वो पतले पतले धागे के रूप में जहाँ कहीं भी चोट लगा हुआ है उस घाव पे आकर के इस तरीके से जमा हो जाता है। और जब ये घाव पे जमा होकर के एक जाल बना लेता है तो रक्त के साथ बहती हुई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कोशिकाएँ हैं वो आकर के इसमें फंसती जाती हैं, ठीक है। यानी कि जाल धीरे धीरे घना होता जाता है और इसमें सभी कोशिकाएं फंस जाती हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर रक्त का एक थक्का बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ही घाव पे रक्त का थक्का बन जाता है तो जो बाहर जो रक्त वाहिनियों से रक्त आ रहा है, ऊतकों से आ रहा है, वो बाहर निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो थक्का बनने के कारण ही तो रक्त का बाहर निकलना बंद हुआ, ठीक है। तो थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है, इसको हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इससे जीवन बचाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो डिटेल दिया हुआ है, थक्का किस प्रकार से जमता है, सारी चीज़ें जो हमने बताई वो यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। देखिए, थक्का जमने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। कौन सी? पहला चरण क्या है? जब चोट लगता है तो ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है, ठीक है। और कहाँ से मुक्त होगा? रुधिर की प्लेटलेट से मुक्त होगा, ठीक है। जो ऊतकों से मुक्त होता है उसको फैक्टर थर्ड कहते हैं। प्लेटलेट वाले को क्या कहते हैं? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। इसका कार्य क्या है? ये कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना लेंगे, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा? ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्लाज्मा में जो हिपैरिन है उसको निष्क्रिय कर देगा और प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। हमने बताया था थ्रोम्बिन एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है, तो ये एंजाइम की तरह कार्य करेगी और प्लाज्मा के घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देगा। और यही फाइब्रिन जहाँ पर चोट लगा हुआ है वहाँ पर क्या करेगा? तंतुओं का एक जाल बना लेगा। जैसे ही जाल बनेगा तो जो ब्लड के साथ बहती हुई उसकी कोशिकाएँ आ रही हैं वो उसी जाल में आकर के फंस जाएंगी, ठीक है।
जो कणिकाएँ हैं वो जाल में आकर फंसती जाएंगी और जिस पर घाव पर एक क्या बन जाएगा, यह रक्त का थक्का बन जाएगा। तो इस प्रकार से रक्त का बहना बंद हो जाता है। देखिए जो रक्त का स्राव थक्का बनता है उसको बनने में कितना समय लगता है, 2 से 8 मिनट का समय लगता है। ये एवरेज समय है, ये डिपेंड करता है कि घाव किस प्रकार का है। अगर घाव कम है तो समय कम लगेगा, अगर घाव अधिक है तो समय अधिक लगेगा और थक्का बन जाएगा। ठीक है, थक्का उन्हीं व्यक्तियों में नहीं बनता है जिसमें से जो 13 फैक्टर हैं उन 13 फैक्टर में किसी की कमी होती है। देखिए जो रक्त का थक्का बनता है वो लाल रंग का दिखाई देता है, और चूंकि लाल क्या गाढ़े लाल रंग का दिखाई देता है, हल्का सा उसमें कालापन आ जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, चूंकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम है, आरबीसी सबसे ज़्यादा है। तो जो हेमेटोक्रिट का पोर्सन है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वही थक्के में होता है। जबकि जो उसका प्लाज्मा होता है वो थक्के के ऊपर जमा हुआ होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग के रूप में जो है वो द्रव के रूप में ऊपर आ जाता है, और उस द्रव को कहते हैं सीरम। प्लाज्मा किस रूप में आ जाता है, सीरम के रूप में आ जाता है। और सीरम में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। जो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ हैं वो किस में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कोई वायरस है, ठीक है, या कोई पैथोजन ने हमारी बॉडी पे अटैक कर दिया, तो उस वायरस या पैथोजन को मारने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी सिक्रिएट करेगा। वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में रहेगा, तो किस में आ जाएगा, सीरम में आ जाएगा। इसीलिए जब किसी रोग का पता लगाते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं। तो ब्लड में क्या निकालते हैं, सबसे पहले ब्लड का थक्का बना के सीरम निकाल लेते हैं, और जब सीरम निकालते हैं इसी सीरम से जाँच कर लेते हैं कि कौन सा पैथोजन है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का थक्का जम जाता है। अब देखिए थक्का जमने की प्रक्रिया को यहाँ पर एक आप फ्लो चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, जब कोई टिश्यू इंजर्ड होता है, घायल होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड प्लेटलेट से भी रिलीज होंगे। ये कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम बना लेंगे। ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, ब्लड प्लाज्मा के कैल्शियम आयन का उपयोग करेगा और प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में चेंज कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, ये हिपैरिन जो प्रोथ्रोम्बिन है, क्या कहते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये हिपैरिन को निष्क्रिय कर देगा। हिपैरिन क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है, तो इसलिए इसको ये निष्क्रिय कर देगा। अब देखिए जो थ्रोम्बिन बन गया ये हो गया एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये एक एंजाइम है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि रक्त की जो घुलनशील प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसको अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल दिया जाए। जैसे ही अघुलनशील फाइब्रिन बनती है, वैसे रक्त के जो घाव है उसके ऊपर एक जाल बना लेती है, और इसी जाल में सभी रुधिराणु फंस जाते हैं और रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, देखिए रक्त के थक्का जमने से संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स हैं। देखिए जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त में सिट्रेट या ऑक्जिलेट मिला देते हैं। आपने देखा होगा जब पैथोलॉजिस्ट ब्लड का कलेक्शन करने आते हैं तो उनके हाथ में होती है एक छोटी सी शीशी, जिसमें वो ब्लड का सैंपल लेते हैं। ठीक है, ब्लड को निकाल के इस सैंपल में रख लेते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है, जम जाता है, 2 से 8 मिनट में ही जम जाता है। लेकिन अब आपके घर से मान लो पैथोलॉजी ये जो लैब है उसकी दूरी अधिक है, तो ब्लड तो शीशे में जम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अपने इस जो सैंपल ट्यूब है उसमें ऑक्जिलेट या सिट्रेट मिलाए होते हैं। ऑक्जिलेट और सिट्रेट का काम होता है कि कैल्शियम आयन को कम कर देना, इसकी संख्या को घटा देना। तो जब कैल्शियम आयन कम रहेंगे तो इसलिए ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा और ये रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट है। देखिए जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी हो जाती है उनमें रक्त का थक्का नहीं जमता। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो कौन सी विटामिन है, वो है विटामिन के की कमी से। अब ऐसा क्या खास बात है विटामिन के में, देखिए विटामिन के जो होती है ये हमारे जो फैक्टर्स हैं इनको बनाने में मदद करती है। कौन सा फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। बनती कहाँ है, लीवर में बनती है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ये दोनों प्रोटीन लीवर में नहीं बन पाएंगे, और जब प्रोटीन नहीं होंगी तो हमारा रक्त का थक्का भी नहीं जमेगा। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। कभी कभी क्या होता है, चोट लग जाती है तो शरीर के अंदर ही रक्तस्राव हो जाता है, तो वो रक्तस्राव वो भी जो ब्लड होता है वो भी जम जाता है, शरीर के अंदर ही जमता है। वहाँ पर जमाने का काम कौन करता है, वहाँ पर जमाने का काम प्लेटलेट्स करती हैं, और इस थक्के को क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। कभी कभी होता है कि ब्रेन में थक्का जम गया है, क्लॉट बन गया हो, ठीक है, तो ये थ्रोम्बस कहलाता है। ये थ्रोम्बस कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, गलत रुधिर आधान हो जाता है। गलत रुधिर आधान से भी रक्त का थक्का जम जाता है। थक्का जमता कैसे है, जो आरबीसीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ जाती हैं, देखिए जो ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ए बी ए बी और एक ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, और चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप के लिए रूल ये है कि आपस में ही अपने ब्लड को साझा कर सकते हैं। इनमें से 2 ब्लड ग्रुप ऐसा है जो
जैसे ओ ब्लड ग्रुप है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है, ए बी ओ को दे सकता है, और जो ए बी है ये सबसे अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसीलिए ओ को कहते हैं सार्वत्रिक दाता कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं, दाता, और ए बी ब्लड ग्रुप को कहते हैं ग्राही। यानी ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। लेकिन अगर इस नियम का फॉलो नहीं किया गया, ए ब्लड ग्रुप वाला बी को दे दिया, तो क्या होगा, इनकी आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी और एक क्लॉट बना लेंगे, जिससे वाहिनियों में बह नहीं सकेंगी, वाहिनियाँ ब्लॉक हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी सांप काटने से भी ऐसा होता है कि जब सांप काटते हैं तो हमारा ब्लड हो जाता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक होने की वजह से बाहर से पानी हमारे आरबीसी के अंदर आने लगता है और आरबीसी फट जाती हैं। आरबीसी के फटने से सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है, सफोकेशन होने लगता है और कुछ देर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस कहलाती है। देखिए सांप के काटने से क्या हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, और कौन से, जिसका जहर हीमोलाइटिक होता है। ठीक है, या हीमोटॉक्सिक होता है। सांप के जहर दो प्रकार के होते हैं, एक हीमोटॉक्सिक होता है जो हमारे ब्लड को नष्ट करता है, और दूसरा न्यूरोटॉक्सिक होता है जो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो दो प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक, रक्त का थक्का जमना, और हमें आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए यहाँ पर सारा नोट्स लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।